नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। न्यायालय में अरसे से लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर जिला न्यायालय और अन्य न्यायालयों में भी आज विभिन्न सिविल मामलों और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई हुई। इसके लिए इन मामलों के पक्षकारों की पूर्व बैठक भी ली गई। आज लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीलमचंद सांखला ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में करीब 50,000 मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग आधे मामले राजीनामे से निपटाए जा सकते हैं। हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो न सिर्फ जिला अदालत में बल्कि तालुका अदालत में भी आज का आयोजन हो रहा है। आज हमने लगभग 3000 केस रखे हैं, जिसमें 500 केस के निपटारे की संभावना है। लोक अदालत एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न सिर्फ प्रकरणों का निराकरण होता है बल्कि लोगों के बीच आपसी भाईचारा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि छोटी छोटी बातों के बीच जो उनके मन में विवाद है, जो उसे वो दूर करके लोक अदालत के पर्व में आए और अपने मामले को निपटाएं। वो सारे सिविल प्रकृति के मामले, चाहे क्लेम के हों, चाहे जमीन जायदाद के मामले हो, जो राजीनामा योग्य हैं वो लोक अदालत में राजीनामा किए जाते हैं। जो दंडिक मामले हैं, जो इंडियन पेनल कोड से हैं, वो दंड प्रक्रिया संहिता में डिफाइन है, वो सारे मामले लोक अदालत में राजीनामा किए जाते हैं। और जो विशेष अधिनियम के मामले हैं, जैसे कि आप जानते हैं चेक बाउंस के मामले, वो मामले भी लोक अदालत में राजीनामा योग्य होते हैं। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए रायपुर जिले में 39 खंडपीठें बनाई गई हैं। और बात करेंगे जीएसटी की। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने का प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है। राजनांदगांव के व्यवसायियों और आम लोगों ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी से एक ओर जहां जरूरी चीजें सस्ती होंगी, तो वहीं भ्रष्टाचार और कालेधन पर भी रोक लगेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे व्यावसायिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। जहाँ तक बात देश की अर्थव्यवस्था के है, तो निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी कदम है। इन पे आप एक नज़र डालेंगे तो इससे घरेलू सकल उत्पाद जो है बढ़ेगी। छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान किया गया है। इसके अलावा ये एक आर्थिक क्रांति न होकर के वस्तुतः एक सामाजिक क्रांति भी है। देखिए, जो सिस्टम लागू किया गया है इसमें, जैसे कि सबको खाता रखना और इसके अलावा व्यापार को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से रखना, कच्चे बिल को बंद करना, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके द्वारा काला धन भी रुकेगा, भ्रष्टाचार भी रुकेगा और आम जनता को फायदा ये होगा कि कुछ सामान सस्ते, जो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते थे, वो सस्ते मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी चीज़ों का कर जो है वो एक ही, इसमें पहले हम 10 प्रकार का एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, दुनिया भर के वेट टैक्स देते थे, तो ये टैक्स हट जाएगा और धीरे से आदमी एक ही कर पे आएगा। एक कर पे आने की वजह से किसी में 35% हमको टैक्स देना पड़ता था, किसी में 40%, किसी में 53% तक जाता था। वो टैक्स न होके 28 अधिकतम टैक्स जो है, वो उसकी अधिकतम टैक्स स्लैब की जो स्लैब है वो 28% तक है। जीएसटी आने के पहले इतने प्रकार के टैक्स आम जनता को लग रहा था कि वो उसे समझ में नहीं आता था कि मुझे कौन सा टैक्स कब भरना है। और कई बार उससे कंप्लीट रिफॉर्म आया है, जो देश के इस कोने से लेके उस कोने तक एक ही रहेगा। छत्तीसगढ़ का आदमी आज अगर कहीं महाराष्ट्र चला जाए, मध्य प्रदेश चला जाए, उड़ीसा चला जाए या दिल्ली चला जाए, बॉम्बे चला जाए, तो उसे मालूम रहेगा कि मुझे कितना टैक्स लगना है। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के लिए बीती 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, नोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित G20 सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया। वहीं सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जैसे मुद्दे भी उठाए गए। श्री मोदी ने आतंकवाद को इस समय के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक बताया। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं पर वास्तविक कर दर की पुष्टि के लिए जीएसटी रेट्स फाइंडर ऐप की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए न केवल करदाताओं को बल्कि देश के हर नागरिक को वस्तु और सेवाओं पर सही जीएसटी दर पता लगाने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में जीएसटी लागू होने के बाद नई दरें पैकेट पर प्रकाशित न करने वाले उत्पादकों पर 1 लाख रुपए जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने उत्पादकों से अपना पुराना स्टॉक नए अधिकतम खुदरा मूल्य से सितंबर तक खत्म करने को कहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने बताया कि भिलाई के हुडको में करीब 6.5 एकड़ भूमि पर 18 करोड़ रुपए की लागत से तारामंडल बनाया जाएगा। राजस्व मंत्री ने भिलाई के विकास और जन सुविधाओं में विस्तार को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में लंबित कार्यों को पूरा करने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। दुर्ग जिले के टेमरी ग्राम पंचायत को मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सराहना की है। पुरस्कार मिलने के बाद टेमरी से पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। खारून नदी के किनारे बसे इस ग्राम पंचायत को मनरेगा के तहत अधिक मानव दिवस रोजगार देने के कारण सम्मानित किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं, उनसे पात्रता अनुसार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नई छात्रवृत्ति या नवीनीकरण के लिए आगामी 31 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। पद्म पुरस्कार 2018 के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आगामी 15 सितंबर है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ की 23वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 11:15 बजे से आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा। इसे राज्य में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन के रायपुर केंद्र द्वारा सोमवार 10 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे से इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्य कृषि विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में कृषि अपशिष्ट, अपघटक और जैविक खेती विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय सिंह ने खेती किसानी के लिए देसी गाय के गोबर से बनी जैविक दवा डी कंपोजर का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को जागरूक करने को कहा। भुवनेश्वर में चल रही एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय धावक मोहम्मद अनस और निर्मला सिरोर ने पुरुष और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भारत की पदक तालिका में 2 स्वर्ण पदक जोड़े। वहीं पुरुषों की श्रेणी में राजीव अरोकिया ने 46.14 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पदक जीता। और अब कुछ खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले में बारिश का मौसम शुरू होते ही सांप काटने और बिच्छू के डंक मारने की घटनाएं बढ़ने से लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे मामलों में इलाज के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं, फिर भी अंधविश्वास के कारण ग्रामीणों को प्रायः जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है।
जिले में बालोद के शक्तिगुड़ी, सक्ती के जुड़गा, हसौद, कैथा, नवागढ़ के हीरागढ़ और सुपली गांव में सांप काटने और बिच्छू के डंक मारने से बीते 15 दिनों के भीतर करीब 6 लोगों की जान जाने का समाचार मिला है। वहीं जिला अस्पताल में भी सांप काटने और बिच्छू के डंक मारने के बाद आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के एमडी डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि मरीजों को घबराना नहीं चाहिए और शरीर के जिस हिस्से में सांप ने काटा है या बिच्छू ने डंक मारा है उससे कुछ दूरी पर चौड़ी रस्सी बांधनी चाहिए। इसके अलावा सांप काटने के बाद ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए और बिना देर किए अस्पताल पहुंचना चाहिए। साथ ही बारिश के दिनों में जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए। घरों में बिलों या जमीन में कोई छेद हो तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे झाड़ फूंक के बजाय पीड़ित मरीज को नजदीकी के अस्पताल में तुरंत ले जाएं। देखिए, बरसात आते ही इस तरह की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसके लिए हम लोग पहले से पूर्व में तैयारी करके रखे हुए एंटी रेबीज वैक्सीन हो गया, एंटी वेनम पर्याप्त मात्रा में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और अन्य अस्पतालों में उपलब्ध है। हमने पहले से इसके लिए तैयारी कर ली थी ताकि किसी भी प्रकार की समय की जो शिकायतें हैं उससे दूर हो सके। लोगों को इस तरह से भी प्रयास किया जा रहा है कि झाड़ फूंक वालों के पास ना जाएं और सीधे वो अस्पताल पहुंचे तो निश्चित रूप से उनकी जान बचेगी। और हम लोगों ने इसके लिए पूरा 108 में भी हम लोगों ने उपलब्ध करा के रखा हुआ है। कभी भी किसी समय भी इमरजेंसी होगी 108 में भी एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, उससे भी वो लोग जनता फायदा उठा सकते हैं। और यही नहीं, जिले में 108 एम्बुलेंस में भी एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज दवाइयां रखी गई हैं ताकि मरीजों का उपचार तुरंत शुरू किया जा सके। उधर जशपुर जिले में इस बार भी कटहल का बम्पर उत्पादन हुआ है। यहां का कटहल छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों की मंडियों में भी भेजा जा रहा है। जिले में एक साल में कटहल के उत्पादन से करीब 2 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। कटहल की पैदावार क्षेत्र के किसानों के लिए आय का प्रमुख जरिया बन गई है। एक और जहां घर में कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, वहीं सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप से तैयार कटहल के पेड़ों से भी लोगों को आमदनी हो रही है। वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए कटहल अतिरिक्त आय का प्रमुख जरिया है। यहाँ कटहल की पैदावार बहुत अच्छी है और यहाँ देहात में हर जगह है कटहल, और कटहल की और पैदावार के लिए बढ़ावा देना तो जरूरी है। और कटहल यहाँ से यूपी, झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि बंगाल यहाँ तक जाते हैं। प्रत्येक पेड़ से किसानों को 4000 से 5000 तक मिल जाता है। मार्च महीने से ही पेड़ों में कटहल के फल आने लगते हैं। जिले का मनोरा, फरसाबहार, कुनकुरी, दुलदुला, बगीचा और जशपुर ब्लॉक कटहल उत्पादन के लिए मशहूर है। इस संबंध में कृषि अधिकारी RS सिदार ने बताया कि जिले में कटहल की पैदावार में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। हमारे पूरे जशपुर जिले में लगभग 466 हेक्टेयर में लगा हुआ है और रकबा तो अभी इसका ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इस साल 2-4 हेक्टेयर और बढ़ गया है और इसका उत्पादन जो है पिछले साल 7130 मेट्रिक टन हुआ था और इस साल उसका रिपोर्ट अभी नहीं आ पाया है। फिर भी कटहल 7130 से तो कम होगा ही नहीं, बल्कि बढ़ जाएगा, क्योंकि कटहल इस साल का मौसम के हिसाब से फल अच्छा लगा हुआ है। और यहाँ के हमारे जशपुर के कटहल को स्थानीय में तो बिकता उतना नहीं है, लेकिन बाहर के व्यापारी जो है खरीद करके इसको बाहर ले जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छा आमदनी मिल जाता है। और जशपुर का कटहल ओडिशा, झारखंड और बिहार की मंडियों में भी अच्छी खासी कीमतों पर बिकता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।